हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज का क्लास इतिहास के नाम, किसके नाम? हिस्ट्री। अब मैं बताता हूँ कि आखिरकार आपको इतिहास में पढ़ने के लिए आखिरकार इतिहास का सबसे पहला क्लास क्या होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आखिरकार इतिहास में हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी। तब जाके हमारा प्रॉपर जीएस कंप्लीट होगा, जो किससे रिलेटेड रहेगा? इतिहास से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और वो आज का क्लास होने वाला है, वो है हमारा प्राचीन इतिहास का स्रोत। आखिरकार इतिहास को जानने के लिए जो हमारे पास स्रोत होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्लियर है। तो चलिए आज का जो क्लास है वो इतिहास। सबसे पहले हमें जानना है कि हमने आपके लिए जो टॉपिक लिखा है वो टॉपिक है प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। मतलब भारत का इतिहास अगर जानना है तो आखिरकार किन किन स्रोतों को ध्यान में रखना होगा, क्लियर है। और उस स्रोत के अंदर और भी बेसिक तरीके से जाया जा सकता है। तो आज का क्लास केवल प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, वो भी टॉपिक वाइज, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, मतलब दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। अब वो दोनों पार्ट्स का क्या नाम है? एक है साहित्यिक स्रोत, तो दूसरा है पुरातत्व स्रोत, मतलब जिसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं, क्लियर है। एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातत्व स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत बनाए गए हैं वो दो है, पता चल गया। एक है साहित्यिक तो दूसरा है पुरातात्विक, क्लियर। अब आते हैं आखिरकार साहित्यिक स्रोत में हमें क्या पढ़ने हैं और पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार साहित्यिक स्रोत में क्या पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत में हमें धार्मिक के बारे में पढ़ना है, मतलब धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन और धर्म से रिलेटेड टॉपिक्स होने वाले हैं। किसमें? साहित्यिक स्रोत में, क्लियर है। पहला क्या आ गया? धार्मिक स्रोत। दूसरा क्या आएगा? गैर धार्मिक स्रोत। तीसरा क्या आएगा? संगम साहित्य, मतलब किसी से जुड़ाव या फिर किन किन चीज़ों में और ज़्यादा साहित्य ढूंढा जा सके और जिससे इतिहास हमको और भी आसान लगने लगे, उसके लिए संगम साहित्य। और इसी का फोर्थ पार्ट जो है वो है विदेशी विवरण, क्लियर है। मतलब कि जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास को दो स्रोत में बांटते हैं, और वो दो स्रोत कौन है? एक साहित्यिक तो दूसरा पुरातात्विक। तो मैंने अभी बताया कि साहित्यिक स्रोत को अगर जानना हो तो धार्मिक साहित्य उसके अंतर्गत, गैर धार्मिक साहित्य उसके अंतर्गत, संगम साहित्य उसके अंतर्गत और विदेशी विवरण भी हमारा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा, क्लियर है। अब आते हैं इसके आगे कि इसके आगे भी हमें और क्या पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? धार्मिक में क्या पढ़ना है? वैदिक धर्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? वैदिक धर्म, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ना है और जैन ग्रंथ के बारे में पढ़ना। मतलब धार्मिक साहित्य भारतीय प्राचीन इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा खड़ा होकर आता है, जो जीएस को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में मदद करता है। कौन है वो? धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमें वैदिक धर्म, बौद्ध साहित्य एवं जैन ग्रंथ के बारे में जानना पड़ेगा, क्लियर है। अब आते हैं इसके आगे। अब अगर हमें देखा जाए कि धार्मिक साहित्य, मतलब धार्मिक साहित्य के स्रोत जिसे हम बोलते हैं आधार स्रोत, क्या बोलते हैं? आधार स्रोत। किसके बारे में? धार्मिक स्रोत के बारे में। अगर धार्मिक स्रोत को अगर जानना है तो उसमें भी क्या अध्ययन करना पड़ेगा? तो जो चीज़ अध्ययन करना है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ। पहला लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि जो है ब्राह्मण ग्रंथ, हमारा जो भारत देश है जितने भी ग्रंथ आते हैं सभी में ब्राह्मणों का एक मुख्य रूप दिखाया गया है। और यही है, जितने भी ग्रंथ लिखने में सब में हाथ किसका रहा है? तो ब्राह्मणों का, क्लियर है। अब आते हैं आगे। धार्मिक स्रोत में सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कि वैदिक ग्रंथ, सूत्र, स्मृति, पुराण और महाकाव्य, ये सारे कौन से ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ, क्लियर है। ये सारे चीज हमें धार्मिक स्रोत के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, क्लियर है। अब आते हैं आगे। बौद्ध साहित्य, कौन सा साहित्य? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या होता है? सबसे पुराना पीटक होता है। जिसे भी नहीं मालूम, बौद्ध साहित्य में सबसे पुराना जो नियम है वो है पीटक। अब इन पीटक में क्या पढ़ना होता है वो जानते हैं। पीटक सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में अगर पूछा जाए कि बौद्ध ग्रंथ में सबसे पुराना क्या है, तो पीटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ का सबसे पुराना ग्रंथ है, क्लियर है। अब इसके आगे
ये जो पीटक है इसको भी 3 प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। मतलब पीटक के 3 प्रकार। वो कौन कौन है? एक है सूत पीटक, दूसरा है विनय पीटक और तीसरा है अभिधम पीटक। क्लियर? किसमें? हमें बौद्ध साहित्य में पीटक मिला, जो सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी हमें 3 प्रकार मिले, जो है सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि सूत पीटक में हमें किन चीजों के बारे में जानना है। तो सूत पीटक में हमें धार्मिक विचारधारा के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? धार्मिक विचारधारा। उसके बाद बौद्ध की शिक्षाएं के बारे में जानना है, आखिरकार बौद्ध में किन चीजों की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद विनय पीटक, विनय पीटक में हमें बौद्ध संघ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना? बौद्ध संघ और उसके नियम के बारे में पढ़ना। आखिरकार बौद्ध साहित्य में या फिर बौद्ध धर्म में कितने प्रकार के नियम और किस किस तरह के नियम बनाए गए थे, जिसके वजह से बौद्ध धर्म प्रचलन में था। उसके बाद अभिधम पीटक। कौन सा पीटक? अभिधम पीटक। अभिधम पीटक में हमें बौद्ध दर्शन शामिल है। क्या है? बौद्ध दर्शन। मतलब बौद्ध धर्म की अनेक से अनेक जानकारियां हमें अभिधम पीटक में मिलेंगे। हो सकता है कि बौद्ध धर्म के बारे में अनेक प्रकार के लोग क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं, वो भी हमें किस में मिलेगा? अभिधम पीटक में। क्लियर है? अब आते आगे। आगे क्या है? आगे है वैदिक धर्म। क्या है? वैदिक धर्म, जो सबसे पुराना धर्म है हमारा भारत का। अगर सबसे पुराना धर्म या स्रोत बोला जाए वो कौन है? वैदिक धर्म। वैदिक काल के समय से। कब के समय से? वैदिक काल के। अब आते हैं वैदिक काल या फिर वेदों की संख्या अगर पूछा जाए तो वेदों की संख्या कितने हैं? तो वेदों की संख्या है 4। कितने हैं? 4। और उन सभी वेदों का क्या नाम है? सीरियल वाइज। सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं करके हम बोल दें। तो सबसे पहले जो वेद आया है वो वेद आया है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। मैंने यहाँ लिखा सबसे पुराना वेद कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद कौन? सामवेद। सामवेद के बाद कौन? यजुर्वेद। उसके बाद लास्ट अथर्ववेद। क्लियर है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। जो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। क्लियर है? अब आते हैं इन चारों के उपवेद। कौन से? ये वेद तो हैं, इन चारों के उपवेद भी हैं। अब उपवेद के नाम मैं बताता हूँ। वो क्या है? वो है उपवेद में आयुर्वेद। कौन है? आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। उसके बाद है गंधर्ववेद। ये गंधर्ववेद किसका उपवेद है? तो सामवेद का। उसके बाद है धनुर्वेद। ये धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो यजुर्वेद का। उसके बाद है शिल्पवेद। शिल्पवेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का। अब मैं ये भी बताता हूँ कि आखिरकार इन वेदों में किन की जानकारी रहती है और किन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए पहले देखते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद में हमें पढ़ना पड़ता है चिकित्सा विज्ञान। क्या पढ़ना पड़ता है? चिकित्सा विज्ञान, जड़ी बूटी, ये सब के बारे में, प्राचीन काल के समय के बारे में। उसके बाद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद में क्या है? संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है कि आखिरकार प्राचीन समय में संगीत का प्रचलन था, नृत्य का प्रचलन था या नहीं था, उसके बारे में। उसके बाद है धनुर्वेद। धनुर्वेद में युद्ध कौशल के बारे में जानकारी होता है, हथियार के बारे में जानकारी मिलता है और युद्ध कौशल होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए लड़ने का। उस चीज़ की जानकारी हमको किस में मिलेगा? धनुर्वेद। वो किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। एवं लास्ट है शिल्पवेद। शिल्पवेद में हमें किसकी मिलती जानकारी? मूर्ति कला और वास्तुकला का, जो कब के समय के बारे में जिक्र करेगा? पुरानी सभ्यताओं के बारे में, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और अनेक प्रकार के सभ्यताएं। जब हमें पता चलेगा कि प्राचीन समय में कौन सा समय में क्या चीज़ मिला है, कैसा मूर्ति मिला है, कैसा वास्तुकला मिला है, ये सारी चीज़ के बारे में जानकारी में। क्लियर है? तो ये रहा केवल साहित्यिक स्रोत में हमें क्या क्या पढ़ने हैं उसका पॉइंट। अब आते हैं पुरातत्व स्रोत, मतलब पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या जानने हैं? तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर जानना हो तो उसमें क्या मुद्दा उठेगा? शिलालेख के बारे में। कौन क्या लिखवाया, कब लिखवाया, कैसे लिखवाया, किसने लिखा, ये सारे चीज़ के बारे में। प्राचीन समय में कौन सा सिक्का कैसा चलता था? सोना का सिक्का चलता था, कांसा का सिक्का चलता था, तांबा का सिक्का चलता था और किसके समय में कौन सा सिक्का चलता था, इसके बारे में। स्मारक, कौन कौन से स्मारक बने, किसके द्वारा बनाए गए, इसके बारे में जानकारी। प्रतिमाएं एवं चित्र,
किस किस का प्रतिमा कौन से उद्देश्य के लिए बनाना और किसके द्वारा बनाया जाना, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पुरातत्व स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट है पुरातात्विक अवशेष, मतलब पुराने अवशेष हमको कुछ मिलेंगे कि आज से 150 साल पहले 200 साल पहले इन चीज़ों का निर्माण हुआ करता था, जो आज नहीं है या फिर आज भी उसका प्रचलन या फिर आज भी उसको जानकारी में रखा जाता है। इसकी जानकारी हमको पुरातत्व स्रोत में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल मैंने आपको बताया कि आखिरकार प्राचीन भारतीय इतिहास के अगर स्रोत को जानना है तो मैंने हर एक स्रोत को आपके पास यहाँ उठाकर रख दिया। क्लियर? अब इसे केवल देखकर हटा देना है या फिर आप इसे नोट करके रखना चाहते हैं और आगे के कंपटीशन एग्जाम में अपना बेहतर रिजल्ट देना चाहते हैं तो इसको नोट करें और अच्छे से इस पर ध्यान दें। क्लियर है? तो आज का केवल जो क्लास रहा वो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत रहा। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास